नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो आप सभी का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस, जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि आपके 2023 के पिट के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो, और जो लोग पहली बार हैं वो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को इसी के साथ। पहले प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जा सकता है। देखो, अगर हम लोग बात कर रहे हैं भारत के उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, तो बताइएगा जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको हटाने के लिए जो प्रस्ताव है वो कहां पर लाया जाएगा। राज्यसभा में, लोकसभा में, राष्ट्रपति के पास लाया जाएगा या फिर विधान परिषद के पास लाया जाएगा। देखो, उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं हम लोग, वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, तो इनका जो प्रावधान है, इनका जो उल्लेख है वो आपका आर्टिकल 63 में किया गया है। उपराष्ट्रपति के अगर हम लोग कार्यकाल की बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा, तो कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति के लिए अगर हम लोग आयु सीमा की बात करेंगे तो कितनी वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु सीमा होनी चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए। कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। और उपराष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया है वो है साधारण प्रस्ताव की। ठीक है, उपराष्ट्रपति को साधारण प्रस्ताव के माध्यम हटाया जाता है। और ये जो साधारण प्रस्ताव है ये क्या होगा, तो ये पहले राज्यसभा में लाया जाता है। ध्यान रखना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उपराष्ट्रपति को साधारण प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जाता है और साधारण प्रस्ताव जो है ये पहले कहां पर लाया जाएगा, तो ये पहले राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन यहां पर पहले प्रश्न का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है, मंत्री परिषद में निम्न में से कौन शामिल नहीं होते। देखो, संघीय मंत्री परिषद की हम लोग बात कर रहे हैं। जो संघीय मंत्री परिषद होती है तो इसका प्रावधान कहां पर किया गया है, तो इसका प्रावधान आर्टिकल 75 में किया गया है। अनुच्छेद 75 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। तो आपको बताना है कि जो ये संघीय मंत्री परिषद होती है इसमें कौन शामिल नहीं होता है, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट सचिव, राज्य मंत्री या फिर उप मंत्री। तो कौन नहीं होते हैं ये आपको बताना है। दूसरे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर कैबिनेट मंत्री जो होते हैं ये तो होते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे राज्य मंत्री तो ये भी होते हैं, और अगर हम लोग बात करेंगे उप मंत्री तो ये भी होते हैं। कौन नहीं होते हैं, तो कैबिनेट सचिव जो होते हैं ये नहीं होते हैं। आपको मैंने बताया है कि 3 तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। यहाँ पर सचिव जैसे कोई नहीं होते हैं। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। भारत की संसद के द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया है। तीसरे प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। बताइएगा, भारत की संसद के द्वारा दल बदल विरोधी कानून। अच्छा देखो, दल बदल की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग दल बदल की बात करेंगे तो देखो दल बदल का जो प्रावधान है ये कहां पर किया गया है, तो ये किया गया है 10वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, कहां पर, तो 10वीं अनुसूची में किया गया है। दल बदल की बात की गई है 10वीं अनुसूची में। और अगर हम लोग बात करें कौन से संशोधन के द्वारा, तो संशोधन हो जाएगा आपका 52वां। ठीक है, तो 52वां संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची में दल बदल की बात की गई है। वर्ष कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, तो 52वें संशोधन 1985 के द्वारा, 52वां संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची में दल बदल को जोड़ा गया है। ऑप्शन यहां पर हमारा डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरे मतलब कि अगले प्रश्न, चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। माफ कीजिएगा, चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन में
नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो बताइएगा भारतीय संविधान के द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो शहरी स्थानीय स्वशासन जो है या फिर जो नगर पालिका है, तो इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। बताइएगा क्या हो जाएगा, कौन सा संशोधन हो जाएगा। देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, अगर आपसे ये पूछ ले कि किस भाग में इनका उल्लेख है, नगर पालिका या फिर शहरी स्थानीय स्वशासन का किस भाग में उल्लेख है, तो आप आंसर करोगे भाग 9 का। अगर आपसे पूछ ले कि किस अनुसूची में इनका उल्लेख है, ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछ ले किस अनुसूची में इनका उल्लेख है, तो आप आंसर करोगे अनुसूची 12 में। अगर पूछ ले कि नगर पालिका या फिर जो शहरी स्थानीय स्वशासन है, इनको कितने विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा 18 विषय। ठीक है, और अगर पूछ ले कि किस संशोधन के द्वारा इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा 74वां संशोधन। ठीक है, 74वां संशोधन 1993 के द्वारा जो नगर पालिका है या जो शहरी स्थानीय स्वशासन है, इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। भाग 9 का में इनका उल्लेख है, अनुसूची 12 में इनका उल्लेख है और 18 विषय दिए गए हैं जिन पर ये कानून बना सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल हमारा ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जितने लोग बाद में जुड़ रहे हो सभी लोग सेशन को लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोगों के लिए आज के सेशन में मैं लेकर के आया हूं। चलिए बताइएगा, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। अगर हम लोग बात करें कोई तत्व है और उसकी रासायनिक प्रकृति की बात हो रही है, तो बताइएगा जो रासायनिक प्रकृति होगी ये किस पर निर्भर करेगी, प्रोटॉन पर, आवेश पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। पांचवें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। और देखो जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दो, और जो लोग पहली बार हो वो सारे लोग क्या कर लो, सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी हम लोग लाइव आए तो इसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और उन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा जो बिना कहे सेशन को लाइक कर देते हैं, बिना कहे सेशन को शेयर कर देते हैं। उन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए। ठीक है, हर कंडीशन में थैंक यू सो मच। चलिए इस पांचवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो किसी तत्व की जो रासायनिक प्रकृति होती है वो किस पर निर्भर करती है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल वाला एकदम करेक्ट हो जाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठवें प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और पूछा गया प्रश्न है। बताइएगा निम्नलिखित में से वह कौन सी ग्रंथि होगी जो शरीर का ताप नियंत्रित करती है, जो शरीर के ताप को कंट्रोल करती है, जो शरीर के ताप को स्थायी रखती है। बताइएगा, छठवां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो निम्नलिखित में से वह कौन सी ग्रंथि है जो शरीर के ताप को नियंत्रित करती है, अस्थायी रखती है, ठीक है, कंट्रोल करती है। इस प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। बताइएगा तो कौन सी ग्रंथि होगी, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि या फिर आउटू ग्रंथि। छठवें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करो छठवें प्रश्न की तरफ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है, ग्रंथि है, ये क्या करती है, तो ये शरीर के ताप को नियंत्रित करती है, अस्थायी रखती है, कंट्रोल करती है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पीयूष ग्रंथि की बात करेंगे तो इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है भाई बात। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। सातवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, घटिया वस्तु के लिए मांग गिर जाती है जब क्या होगा। ठीक है, तो कोई घटिया वस्तु है, कोई वस्तु है जो ठीक नहीं है, तो उसकी डिमांड कब गिरती है, जब आपकी कीमत बढ़ती है, जब आय बढ़ती है। ठीक है, जब कीमत घटती है, जब आय घटती है। देखो अगर आपके पास पैसा अच्छा होगा तो आप क्या करोगे, तो फिर आप ब्रांडेड चीजों का ही इस्तेमाल करोगे, है ना। जब आपके पैसे कम हो जाएंगे तो फिर आप क्या करते हो, तो आप फिर ठीक है जो लोकल सामान है उनको भी इस्तेमाल करते हो, क्योंकि आपके पास पैसे क्या है, कम है। लेकिन अगर आपकी आय बढ़ जाती है, आपकी इनकम बढ़ जाती है भाई, तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर आप घटिया वस्तु का प्रयोग करना बंद कर दोगे, और जब इनका प्रयोग होना बंद हो जाएगा तो इनकी डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी। तो घटिया वस्तु के लिए मांग तब गिरती है जब क्या होगा, जब आय बढ़ती है। ऑप्शन 7वें प्रश्न का ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 8वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। किस प्रकार के बाजार में एक व्यवसाय संघ कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है, बताइएगा क्या होगा। तो अगर हम लोग एक व्यवसाय की बात करें, किसी बिजनेस की बात करें या फिर किसी व्यापारी की बात करें, तो वह किस प्रकार के बाजार में चीजों की कीमतों को नियंत्रित करने में, कंट्रोल करने में असमर्थ होता है। मिश्रित स्पर्धा, अल्पाधिकार, एकाधिकार या फिर पूर्ण स्पर्धा, क्या होगा बताइएगा। तो किस तरह के बाजार में एक व्यवसायी किसी भी चीज की कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ होता है। 8वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है, चलिए जल्दी से बताइएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8वें प्रश्न की बात करेंगे, पूर्ण स्पर्धा वाली, जहां पर एकदम पूरी तरीके से कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, पूर्ण स्पर्धा हो रही है, ऐसी जगहों पर क्या होगा, जो व्यवसायी है वो क्या करेगा, तो वो चीजों की कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ होता है। 8वें प्रश्न का ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। बाजार नियम किसने प्रस्तुत किए हैं। तो इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चंस आपको पेट के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बाकी इसके अलावा हम बात करें तो बाकी जगहों पर भी आप जो एग्जाम देते हो, वनडे एग्जाम देते हो, तो वहां पर आपको कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया है, एडम स्मिथ। अच्छा देखो, एडम स्मिथ जो है, इन्हें तो अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, तो इनको तो अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। और इनकी एक पुस्तक है, वो क्या होगी, तो इनकी एक पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन है। ठीक है, क्या है, तो वेल्थ ऑफ नेशंस एंड, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो वेल्थ ऑफ नेशंस जो है ये क्या हो जाएगा, एडम स्मिथ की पुस्तक है और इन्हें अर्थशास्त्र का पिता कहते हैं। फिलहाल यहाँ पर बाजार नियम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा जे बी से हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, या ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जे बी से। ठीक है, इन्होंने बाजार नियम को प्रस्तुत किया था। चलो आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर तटीय क्षेत्र सहयोग संघ का सदस्य नहीं है। देखो यहाँ पर आपसे नहीं शब्द मेंशन किया गया है, तो नहीं का ध्यान रखना। ठीक है, और फिर इस नहीं को ध्यान में रखते हुए आंसर करना। आपसे क्या कह रहा है, हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है, तो मॉरिशस नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, भारत नहीं है, या फिर बांग्लादेश नहीं है। तो क्या होगा, तो देखो अगर हम लोग बात करेंगे, मॉरिशस जो है ये भी समुद्र के किनारे है, भारत ये भी समुद्र के किनारे है, बांग्लादेश की बात करेंगे तो इसकी भी सीमा समुद्र से लगी हुई है, लेकिन अफगानिस्तान जो है ये स्थल अवरुद्ध देश है और इसका कोई भी मतलब महासागर से नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अफगानिस्तान इसका सदस्य नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी लोग। कौन सी पंचवर्षीय योजना कि सिर्फ 4 वर्ष के लिए थी। तो देखो अगर हम लोग पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो पंचवर्षीय योजना, पंच का मतलब 5, वर्षीय मतलब वर्ष और योजना मतलब योजना। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना जो होती थी ये आमतौर पर 5 वर्ष के लिए होती थी, लेकिन एक ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो सिर्फ 4 वर्ष के लिए चली है। तो बताइएगा कौन सी होगी, दूसरी, छठवीं, पांचवी या फिर तीसरी। करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से सारे लोग आंसर करते चलो भाई। प्रश्न बहुत ही अच्छा है और ये प्रश्न मैं कई बार करा चुका हूं, तो गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। बताइएगा क्या करेक्ट आंसर होगा। यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। समय क्या है 5वीं पंचवर्षीय योजना का, तो इसका समय है 1974 से लेकर के क्या होगा, तो 1974 से लेकर के 1978। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय है 1974 से लेकर के 78 का, और ये पंचवर्षीय योजना जो है देखो आप सिर्फ 4 वर्ष के लिए ही लागू रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, मातृदेवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है। तो देखो मातृदेवी की पूजा, प्रश्न बहुत ही अच्छा है, बताइएगा क्या होगा। तो आर्य सभ्यता से, भूमध्य सागरीय सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से, या फिर उत्तर वैदिक सभ्यता से, क्या होगा मातृदेवी की पूजा। तो देखो अगर हम लोग बात करें, आपको पशुपति, ठीक है, आपको क्या होगा, तो आपको पशुपति की पूजा के साक्ष्य, आपको अग्नि पूजा के साक्ष्य, आपको पीपल पूजा के साक्ष्य, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो स्वास्तिक के साक्ष्य, इसके अलावा और क्या होगा, लिंग पूजा के साक्ष्य, ठीक है, लिंग पूजा के साक्ष्य, प्रकृति पूजा के साक्ष्य, और मातृ, ठीक है, मातृ देवियों की पूजा के साक्ष्य, ये सब आपको कहां से मिलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। पर हमारा सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पशुपति शिव की पूजा के साक्ष्य, अग्नि के साक्ष्य, पीपल पूजा, स्वास्तिक, लिंग पूजा, प्रकृति पूजा, ये सब आपको कहां पर, सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवियों की बहुत अधिक मूर्तियां मिलती हैं, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को मातृ सत्तात्मक समाज माना जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज था वो कैसा था, तो मातृ सत्तात्मक था, क्योंकि मातृ देवियों की मूर्तियां यहाँ पर बहुत ज्यादा मिलती हैं। तो ऑप्शन सी जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल आप लोग करेक्ट हो जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं, 13वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था। अब देखो इस प्रश्न से अगर हम लोग बात करेंगे तो कई सारी आपको जानकारियां मिल जाएंगी। एक बात तो ये मिल जाएगी कि जो राजस्थान है, राजस्थान में क्या है, माउंट आबू है। दूसरी बात क्या होगी कि माउंट आबू में ही आपको क्या देखने को मिलेगा, दिलवाड़ा जैन मंदिर देखने को मिलेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए दिलवाड़ा जैन मंदिर कहां पर है, तो राजस्थान में है। माउंट आबू कहां पर है, राजस्थान में है। ठीक है, अब बात करेंगे दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा किया गया है। तो बौद्ध द्वारा, जैनियों के द्वारा, हिंदुओं के द्वारा, या फिर सिखों के द्वारा। 13वें प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल देखो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जैनियों के द्वारा। देखो ऑप्शन में ही देख रहा है क्या, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक है, देखो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। ठीक है, तो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर, अब जैन मंदिर है तो जैनियों के द्वारा ही बनवाया जाएगा भाई। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसने बनवाया है, तो ध्यान रखना चालुक्य, या फिर हम कह सकते हैं कौन से राजा, तो चालुक्य, फिर आप कह सकते हो सोलंकी राजा। ठीक है, कौन से राजा हो जाएंगे, तो चालुक्य, सोलंकी जो, तो इनके द्वारा, ठीक है, अरावली में, राजस्थान में, माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण कराया गया। ऑप्शन यहां पर क्या होगा, बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। अगले प्रश्न का, गीत गोविंद किसकी रचना है। तो गीत गोविंद अगर हम लोग बात करेंगे तो गीत गोविंद किसकी कृति है, ये बताना है आप लोगों को। जयदेव, कलहड़, कालिदास, या फिर राजा राव, क्या करेक्ट आंसर होगा, फटाफट आंसर करते चलो भाई। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना, क्या हो जाएगा। तो देखो गीत गोविंद अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जयदेव, जयदेव की रचना है गीत गोविंद। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये जयदेव हैं तो ये किसके दरबार में निवास करते थे, तो ध्यान रखिएगा ये लक्ष्मण सेन, जो कि बंगाल के राजा थे, लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव निवास करते थे। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है, गीत गोविंद है। अगर हम लोग कल्हड़ की बात करेंगे तो कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा, तो इनकी पुस्तक का नाम है राज तरंगिणी। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो कल्हड़ की पुस्तक का नाम है राज तरंगिणी। और इससे क्या होगा, तो इससे कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। कल्हड़ की पुस्तक राज तरंगिणी से कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और अगर हम लोग कालिदास की बात करें तो कालिदास जो हैं, तो देखो ये कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय,
ठीक है, क्या हो जाएगा? तो जो ये कालिदास है ये क्या होगा? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर आप कह सकते हो क्या, या फिर आप कह सकते हो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर इन्हीं को आप कह सकते हो विक्रमादित्य कह सकते हो। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में कालिदास जो है ये निवास करते थे। ठीक है भाई, तो ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार कई सारी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। भारत का जो समुद्री मार्ग है इसकी खोज किसने की है? तो वास्को डी गामा ने, कोलंबस ने, मैगलन ने, या फिर हेनरी द नेविगेटर ने। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो देखो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके वास्को डी गामा हो जाएंगे। इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। और क्या होगा? और केरल में कालीकट बंदरगाह पर ये पहुंचते हैं। ठीक है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज करते हुए 1498 में ये कालीकट बंदरगाह पर पहुंचते हैं। और उस समय वहां के स्थानीय राजा कौन थे? तो स्थानीय राजा थे जमोरिन, जिन्होंने क्या किया था? जिन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। अच्छा, जो ये वास्को डी गामा है तो ये कौन है भाई? तो देखो ये पुर्तगाली यात्री था। भारत में सबसे पहले आने वाले कौन थे? तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे। वास्को डी गामा जो था ये क्या था? तो ये पुर्तगाली था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुर्तगालियों ने भारत में 1503 में, ठीक है, क्या किया था? अपनी पुर्तगाली कंपनी की स्थापना की थी और कोचीन का मुख्यालय बनाया था। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखना। पुर्तगालियों ने क्या किया था? तो अपनी जो कंपनी है, ठीक है, उसकी स्थापना कब की थी? 1503 में की थी। और क्या होगा? कोचीन में अपना मुख्यालय बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। भारत की पहली, ठीक है, भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहां पर खोली गई थी? अभी देखो हम लोगों ने क्या किया था? पुर्तगालियों के बारे में बात किया था। अब आपको बताना है अंग्रेजों के बारे में कि भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहां पर खोली गई थी। मुंबई में, सूरत में, सूतानाती में, या फिर मद्रास में। तो भारत में अच्छा, अगर भारत में बात करें व्यापारिक कंपनियों के आने की क्रम की, तो देखो सबसे पहले कौन है? सबसे पहले तो आए हैं पुर्तगाली। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन है? तो इसके बाद आएंगे डच। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके बाद आपके आएंगे अंग्रेज। और सबसे लास्ट में कौन आएंगे? तो सबसे लास्ट में आते हैं फ्रांसीसी। ठीक है, तो भारत में यूरोपियों के आने का यही क्रम है। क्रम याद रखिएगा। पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी जो है ये सूरत में खोली जाती है। किस वर्ष में खोली जाएगी? तो 1608 में। ठीक है, 1608 में सूरत में पहली व्यापारिक कंपनी, कोठी जो भी है वो खोली जाएगी। ऑप्शन आपका बी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 17वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित थी? तो देखो 1857 की क्रांति जो है ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके बनते हैं। तो बेगम हजरत महल की बात करेंगे। 1857 की क्रांति में ये कहाँ से संबंधित थी? देखो अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, अगर हम लोग इलाहाबाद की बात करते हैं तो देखो इलाहाबाद से 1857 की क्रांति में लियाकत अली नेतृत्व किया था। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे कानपुर से, तो कानपुर से किसने किया था? कानपुर से नाना साहब जो हैं तो इन्होंने क्या किया था? 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था नाना साहब ने। बेगम हजरत महल की बात करेंगे तो इन्होंने लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अगर 1857 की क्रांति की शुरुआत बात करें तो कब मानी जाती है? तो ये मानी जाती है 10 मई 1857 को। और कहां से मानी जाती है? तो मेरठ से मानी जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करना है। गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित था, तो
किस स्थल से जुड़ा था? तो चंपारण, चौरी चौरा, बारदोली या फिर साबरमती। अब देखो गांधी जी की बात हो रही है तो फिर क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाएगा, और गांधी जी में भी बात करेंगे तो प्रथम की बात हो रही है तब तो क्वेश्चन और महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित था तो किस स्थल से जुड़ा था? तो चंपारण से, चौरी चौरा से, बारदोली से या फिर साबरमती से। 18वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह। ये किस वर्ष होता है? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में होगा। गांधी जी चंपारण बिहार में जो नील किसान हैं तो उनकी तरफ से आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जाते हैं, और चंपारण आने के लिए, ठीक है, चंपारण आने के लिए गांधी जी को कौन आमंत्रित करते हैं? तो ये होंगे आपके राजकुमार शुक्ल, ठीक है, यही वो व्यक्ति हैं जो क्या करेंगे, जो चंपारण आने के लिए गांधी जी को आमंत्रित करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग चौरी चौरा की बात करेंगे तो चौरी चौरा जो है ये तो 1922 में घटना घटित होती है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, और अगर हम लोग बारदोली सत्याग्रह की बात करेंगे तो ये घटना आपकी घटित होगी कब? 1928 में। तो इन घटनाओं का क्रम भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 19वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी लोग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था? चलो बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइएगा। समाचार पत्र केसरी, तो केसरी का संपादन किसने किया है? चलिए जल्दी से सारे लोग बताइएगा। तो समाचार पत्र केसरी, तो करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे भाई? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल या फिर राजा राममोहन राय। तो देखो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारे ऑप्शन बी होंगे, बाल गंगाधर तिलक होंगे। इन्होंने क्या किया है? समाचार पत्र केसरी, ठीक है, तो केसरी का संपादन किया। इनकी दो पुस्तकें हैं, ठीक है, इनकी दो पत्रिकाएं हैं, कौन कौन सी है? तो एक है केसरी और एक है आपकी मराठा, ठीक है। अगर हम लोग केसरी की बात करेंगे तो केसरी का संपादन इन्होंने किया था कौन सी भाषा में? तो मराठी भाषा में। और अगर हम लोग मराठा की बात करेंगे तो मराठा का संपादन इन्होंने किया है कब? तो इन्होंने मराठा का संपादन किया है अंग्रेजी भाषा में। तो ये दोनों पत्रिकाएं जो हैं किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की है। एक है केसरी और दूसरा कौन सी है? दूसरी है मराठा। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में, ठीक है, 1893 में महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की शुरुआत की थी, ठीक है, गणपति उत्सव या फिर गणेश उत्सव की शुरुआत की थी। और अगर हम लोग बात करेंगे 1895 में तो महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की थी। तो ये चीज भी बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में आप, ठीक है, एक ऐसे नेता हैं जो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 20वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? तो बताइएगा कौन सा ग्रह है जो क्या होगा, जो सौर मंडल में पृथ्वी के समान है? बुध, मंगल, शुक्र या फिर बृहस्पति? क्या करेक्ट आंसर होगा? देखो बुध की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, अगर हम लोग बात करते हैं बुध की बात करते हैं तो देखो ये तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। अगर हम लोग मंगल की बात करते हैं तो मंगल का रंग जो है आयरन ऑक्साइड के कारण लाल दिखता है, इसलिए इसको लाल ग्रह कहते हैं। बृहस्पति की अगर हम लोग बात करेंगे तो बृहस्पति क्या हो जाएगा? तो बृहस्पति तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी के आकार के समान शुक्र है, ठीक है, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी की क्या करते हैं? जुड़वा बहन भी कहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी जो ये शुक्र है, शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो भोर और सांझ का तारा, ठीक है, किसका? तो भोर का तारा और सांझ का तारा किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र जो है ये सबसे गर्म ग्रह है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें प्रेशर कुकर की, तो प्रेशर कुकर किसको कहते हैं? तो ये भी हम लोग शुक्र को कहते हैं, ठीक है। तो प्रेशर कुकर कहा जाता है, सबसे गर्म ग्रह है। भोर का तारा, सांझ का तारा कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो शुक्र क्या करता है? शुक्र उल्टी दिशा में, मतलब कि
पूर्व से क्या करता है, पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाता है। शुक्र की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या करता है, तो ये अन्य ग्रहों के विपरीत उल्टी दिशा में चक्कर लगाता है और पृथ्वी से आकार में, बनावट में, द्रव्यमान में मिलता जुलता है, इसीलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी वाला, सॉरी बी नहीं, सी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन हमारा सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शुक्र करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 21वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइएगा वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। देखो, आज के सेशन में आपको हिस्ट्री के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पॉलिटी के भी मिलेंगे, इकोनॉमिक्स के भी मिलेंगे, ज्योग्राफी के भी मिलेंगे, करंट अफेयर के भी मिलेंगे, कंप्यूटर के में भी मिलेंगे, ठीक है, हिंदी के भी मिलेंगे। तो हर तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए बताइएगा। तो जितने लोग अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हो भाई, सेशन को लाइक कर दो। सेशन को जितने लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया, शेयर कर दो। जो लोग पहली बार हो, सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, बताइएगा तो क्या हो जाएगा। वायुमंडल की अगर हम लोग सबसे निचली परत की बात करेंगे तो ये होती है आपकी कौन सी, क्षोभ मंडल होगी। ठीक है, सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। और यहाँ पर आपको क्या होगा, यहाँ पर आपको मौसम संबंधी घटना देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर चाहे वो बादल गरजना हो, फिर चाहे बिजली चमकना हो, चाहे पानी बरसना हो, जो कुछ भी हो, मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं वो आपको क्षोभ मंडल में देखने को मिलेंगी। और ये सबसे निचला मंडल है। अगर वही हम लोग समताप मंडल की बात कर लेते हैं तो देखो, समताप मंडल जो है ये वायुयान उड़ाने के लिए क्या होगा भाई। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो वायुयान उड़ाने के लिए क्या होगा, तो वायुयान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मंडल कौन सा है, समताप मंडल। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे ओजोन परत की, तो ओजोन परत आपको कहां पर देखने को मिलेगी, तो ओजोन परत भी आपको समताप मंडल में ही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहां पर सी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, 22वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। देखता हूं कितने लोग इस प्रश्न का सही आंसर कर लेते हो। 22वें प्रश्न का आंसर करना है, भारत में सबसे ऊंचा पठार आपको बताना है। दक्कन का पठार होगा, छोटा नागपुर का पठार होगा, लद्दाख का पठार होगा, बघेल खंड का पठार होगा। तो भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा होगा, 22वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। चलिए जल्दी से सारे लोग बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे ऊंचा पठार आपसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो देखो ऑप्शन सी हो जाएगा, लद्दाख का पठार। लद्दाख का पठार जो है ये कहां पर है, तो लद्दाख वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है यहां पर है और ये सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। ऑप्शन सी यहां पर दिए गए ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 23वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति के द्वारा पढ़ा जा सके, प्रोग्राम कोड होगा, ह्यूमन कोड होगा, सोर्स कोड होगा या फिर सिस्टम कोड होगा। तो बताइएगा क्या होगा, वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति के द्वारा पढ़ा जा सके। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 23वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, ह्यूमन कोड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे भाई। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी ह्यूमन कोड हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 24वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं, क्या होगा। 24वें प्रश्न का आंसर करो भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, ध्यान रखिएगा, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाएगा, क्रिया कहा जाएगा, विशेष कहा जाएगा, सर्वनाम कहा जाएगा, प्रविशेषण कहा जाएगा। देखो क्रिया तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे सर्वनाम भी हो ही नहीं सकता। अब बचा प्रविशेषण और विशेष, तो विशेष भी नहीं हो सकता। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, क्या होगा भाई, तो ये हो जाएगा आपका प्रविशेषण हो जाएगा। ऑप्शन बी जितने लोग आंसर करोगे एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा, ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है। अब देखो ठेले पर हिमालय
हिमालय की बात की गई है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ठेले पर ही हिमालय है। तो देखो दो प्रश्न बन जाती है। ठीक है, यहां से दो प्रश्न बन जाएगा, एक तो ये कि किस विधा की रचना है और दूसरा ये कि किसकी रचना है। दो चीजें महत्वपूर्ण है, दो प्रश्न यहां पर बन जाएंगे। तो ठेले पर हिमालय अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या है, तो ये यात्रा वृत्त है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ये यात्रा वृत्त हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करेंगे ठेले पर हिमालय तो ये किसकी रचना है, तो ये धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है, किसकी हो जाएगी, तो धर्मवीर भारती की रचना है ठेले पर हिमालय। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन यहां पर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, झूम क्या है। ठीक है, तो झूम के बारे में पूछा जा रहा है, बताइएगा झूम क्या है, बताइएगा। एक लोक नृत्य है, एक नदी का उपनाम है, भारत के उत्तर पूर्व में एक जनजाति है, या फिर कृषि का एक प्रकार है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताइएगा झूम क्या है। तो झूम क्या हो जाएगा, जल्दी से सारे लोग आंसर करते चलो भाई। तो झूम देखो ये क्या है, ये कृषि का एक प्रकार है, जो क्या होता है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। स्थानांतरित कृषि है। स्थानांतरित कृषि क्या होता है कि एक जगह पर जंगल वंगल को साफ करके एक जगह पर खेती करते हैं, और फिर कुछ दिनों बाद क्या हो जाएंगे, यहां से चले जाएंगे दूसरी जगह, और फिर वहां पर जंगल वंगल को साफ करके वहां पर खेती करते हैं। स्थानांतरित कृषि का एक उदाहरण है, पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है कृषि का एक प्रकार है। ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करना है, मध्य प्रदेश के नेपानगर में है। तो देखो नेपानगर जो है, एक बात तो ये क्लियर है कि जो ये नेपानगर है ये कहां पर है, ये मध्य प्रदेश में है। अब दूसरा प्रश्न बन जाता है कि जो ये नेपानगर है तो यहां पर क्या है, क्यों ये नेपानगर जो है प्रसिद्ध है। तो चीनी मिल है, इस्पात संयंत्र है, अखबारी कागज का कारखाना है, या फिर भारी इंजीनियरिंग संयंत्र है। क्या होगा, मध्य प्रदेश के नेपानगर में क्या है। दूसरे प्रश्न का सभी लोग आंसर करो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन यहां पर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अखबारी कागज का कारखाना है। जितने लोग दूसरे प्रश्न का ऑप्शन सी कर रहे हो, एकदम बढ़िया वाला करेक्ट वाला आंसर है, अखबारी कागज का कारखाना है। कहां पर, मध्य प्रदेश के नेपानगर में, और इसीलिए नेपानगर फेमस भी है, प्रसिद्ध भी है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है। भाई देखो एक प्रश्न तो ये बन जाएगा कि जो ये काजीरंगा है तो ये है कहां पर, तो देखो ये है असम में। ठीक है, कहां पर है, तो काजीरंगा जो है ये असम में है। और क्या होगा भाई, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, गैंडों के लिए, बाघ के लिए, शेर के लिए, मगरमच्छ के लिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में मुझे नहीं लगता आपको बहुत अधिक समय देने की आवश्यकता है। ठीक है, क्या होगा, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कितने, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, क्या, काजीरंगा नेशनल पार्क। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है, मानसरोवर झील कहां पर स्थित है, बताइएगा। चौथे प्रश्न का आंसर कीजिएगा, नेपाल, चीन, तिब्बत या फिर भूटान। मानसरोवर झील कहां पर स्थित है। चौथे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है, जल्दी से आंसर कीजिएगा, बताइएगा कि जो ये, ठीक है, मानसरोवर झील है ये कहां पर स्थित है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहां पर सी बिल्कुल करेक्ट जाएगा। तिब्बत में है मानसरोवर झील, और इसी मानसरोवर झील से ही क्या निकलती है, तो यही मानसरोवर झील से आपकी सिंधु नदी निकलती है, ध्यान रखिएगा। इसी मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील है। ठीक है, कौन सी झील है, तो राकसताल झील है, और इसी राकसताल झील से क्या होती है, तो सतलज नदी निकलती है। ठीक है, कौन सी नदी, तो सतलज नदी निकलती है। ठीक है, ऑप्शन यहां पर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांचवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, सामूहिक खपत से आप क्या समझते हैं। सामूहिक खपत से क्या मतलब है, घरेलू खपत से, व्यक्तिगत खपत से, स्वयं के खपत से, या फिर वरिष्ठ नागरिकों द्वारा किए गए उपभोग से। देखो ये प्रश्न कल या फिर परसों वाले सेशन में मैंने कराया भी था,
और जितने लोगों ने पिछला सेशन देखा होगा उतने लोग बिना देखे ऑप्शन का एकदम बढ़िया वाला करेक्ट वाला आंसर करोगे, बिल्कुल बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा? तो घरेलू खपत, ठीक है। सामूहिक खपत का मतलब घरेलू खपत से होता है। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, ये रहा आपके सामने। कौन सा एक जोड़ा संयुक्त आपूर्ति का सबसे अच्छा उदाहरण है? ठीक है, तो कौन सा एक जोड़ा जो है वो संयुक्त आपूर्ति, संयुक्त का मतलब क्या होता है भाई? जब दो या दो से अधिक चीजें मिल जाएं तो वो आपका संयुक्त कहलाता है। ठीक है, दो चीजें जुड़ जाएं तो वो आपका संयुक्त होता है। तो संयुक्त आपूर्ति का सबसे अच्छा उदाहरण क्या होगा? चाय और कॉफी। देखो, चाय अलग चीज है, कॉफी अलग चीज है। चाय का अलग वृक्ष होता है, कॉफी का अलग होता है। कलम और स्याही, कलम अलग चीज है भाई, स्याही अलग चीज है। कलम आपको कहीं और से मिलेगी, स्याही कहीं और से मिलेगी। टूथब्रश और टूथपेस्ट, भाई टूथब्रश कहीं और से मिलेगा, टूथपेस्ट आपको कहीं और से मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग ऊन और मांस की बात करें, ऑप्शन डी यहां पर हमारा करेक्ट होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि देखो, अगर हम लोग ऊन और मांस की बात करते हैं तो ये दोनों ही चीजें हमको एक ही जगह से मिल सकती है भाई। ठीक है, ध्यान रखना। जो पशु है तो पशुओं से हमको क्या हो सकता है? ऊन भी मिल सकता है और मांस भी मिल सकता है। तो ये संयुक्त आपूर्ति का सबसे अच्छा उदाहरण है। ऑप्शन डी जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट जाओगे। ठीक है भाई बात। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सातवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें क्या होती है? पूंजी का मतलब क्या है? पूंजी का मतलब पैसे से है। ठीक है, पूंजी का मतलब क्या है? पैसे से है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें क्या होता है? जिसमें अमीर वर्ग वाले जो लोग हैं, जो धनी वर्ग वाले लोग हैं, उनकी जो अपनी व्यवस्था होती है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, जिसमें जो अमीर वर्ग के लोग हैं, जो साधन संपन्न लोग हैं, वो विशेष होते हैं, वही प्रधान होते हैं, वही केंद्र होते हैं। तो वह अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाएगी। और जहां पर देखो पैसा ज्यादा होगा, जहां पर लोगों के पास पैसा ज्यादा है, संसाधन ज्यादा है, तो फिर वो लोग क्या करते हैं? सबसे पहला काम वो क्या करेंगे? वो निजी स्वामित्व, ठीक है, वो क्या करेंगे? वो अपने लिए काम करेंगे। अपना वो 8 कमरा 10 कमरा जो है 10-12 कमरा बनवा लेंगे, 10-12 गाड़ियां खरीद लेंगे। ठीक है, बहुत सारे काम करेंगे। तो निजी स्वामित्व की बात होती है कहां पर? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, आठवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे, प्रधानमंत्री करेंगे, विधि मंत्रिमंडल के द्वारा होगा, या फिर मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा होगा। देखो, महान्यायवादी जो होता है इसका प्रावधान कहां पर है? तो आर्टिकल 76 में। ठीक है, कहां पर? तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। और इनकी जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महान्यायवादी का जो कार्यकाल होता है वो क्या होता है? तो वो होता है प्रसाद पर्यंत होता है। ठीक है, क्या होता है? तो प्रसाद पर्यंत महान्यायवादी की नियुक्ति कार्यकाल होता है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान है? तो 76 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9वें प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा शिक्षा के निःशुल्क अधिकार को किस अधिकार के अंतर्गत रखा गया है? ठीक है, तो बताइएगा, जो शिक्षा का जो अधिकार है, जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है, ये किस अधिकार के अंतर्गत रखा गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, विचार व्यक्त की स्वतंत्रता, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, या फिर जीवन का अधिकार? तो सबसे पहले तो आपको मूल अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, तभी इस प्रश्न का आप लोग आंसर कर पाओगे। अब देखो, शिक्षा और संस्कृति के अधिकार की अगर हम लोग बात करेंगे तो शिक्षा और संस्कृति का जो अधिकार है ये है कहां पर? तो ये है अनुच्छेद 29 और कहां पर? और 30 में। ठीक है, कहां पर है? तो शिक्षा और संस्कृति का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 29 और 30 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करेंगे तो ये कहां पर है? तो ये है 23 और 24 में। अगर हम लोग विचार व्यक्त की स्वतंत्रता की बात करेंगे तो ये कहां पर है? तो ये है आपका अनुच्छेद 19A में। ठीक है,
अब बात करेंगे जीवन के अधिकार की, तो जीवन का जो अधिकार है ये आपका कहाँ पर है, तो जीवन का अधिकार है अनुच्छेद 21 में, और इसी के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार है वो जोड़ा गया है कहाँ पर, अनुच्छेद 21 का में। ठीक है, तो निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार है ये कहाँ पर आएगा, ये आएगा आपके जीवन के अधिकार के तहत आएगा। अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है, और जीवन के अधिकार के तहत ही अनुच्छेद 21 का में निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को भी जोड़ा गया है। किस संशोधन के द्वारा, तो संशोधन आपका हो जाएगा 86वां संशोधन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, 86वां संशोधन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किसी उम्मीदवार की आयु सीमा क्या होनी चाहिए। अब देखते हैं कितने लोगों ने आज का सेशन अच्छे से देखा है, क्योंकि आज के सेशन में ही मैंने इस प्रश्न का आंसर दिया था, एकदम शुरुआत में ही बताया था कि उपराष्ट्रपति के लिए कितनी आयु सीमा होनी चाहिए। तो बताइएगा, 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के लिए कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कितना होना, तो 35 वर्ष होना चाहिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी? अब देखो, पहली महिला की बात कर रहा है तो फिर क्या हो जाएगी, आपकी महत्वपूर्ण हो जाएगी भाई। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान कहां पर है? अगर हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान कहां पर है, तो देखो अनुच्छेद 124 में। ठीक है, कहां पर, तो अनुच्छेद 24 में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय में अगर न्यायाधीशों की कुल संख्या की बात करें तो कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है। पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? तो ये हो जाएंगी आपकी फातिमा बीबी हो जाएंगी। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेंगी। लीला सेठ जो है ये हाई कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश है। ठीक है, लीला सेठ कहाँ पर, तो हाई कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश है। ठीक है भाई, इतनी बात। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करना। पंचायत के सदस्य होते हैं, अब देखो प्रश्न को अच्छे से पढ़ो और बताना कि जो पंचायत के सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं। जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता गणों द्वारा, स्थानीय शासन के मंत्री के द्वारा निर्दिष्ट, खंड विकास समिति द्वारा निर्दिष्ट। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? पंचायत के जो सदस्य होते हैं ये किसके द्वारा होते हैं? तो संबंधित जो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता गण हैं उनके द्वारा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करना। सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सभी लोग सेशन को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दो भाई। ठीक है, तो कम से कम इतना तो हमारे लिए कर सकते हो। ठीक है, जल्दी से कर दो। राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? 13वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करना। सभी लोग सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो सेशन को। चलिए जल्दी से बताइएगा, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? मुख्यमंत्री में, राष्ट्रपति में, राज्यपाल में या फिर मंत्री परिषद में? क्या करेक्ट आंसर होगा? 13वें प्रश्न की बात करेंगे तो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है ये राज्यपाल में निहित होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। राज्य कार्यपालिका शक्ति का औपचारिक प्रधान, नाम मात्र का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी लोग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो राज्यों में सर्वप्रथम 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया गया है? तो कौन से दो राज्य हैं, कौन से दो राज्य हैं जहां पर सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है? राजस्थान और महाराष्ट्र, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब। जल्दी से बताइएगा। 14वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा।
तो जल्दी से सारे लोग आंसर करो भाई, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सेशन अगर पसंद आ रहा हो, क्वेश्चन आपको बढ़िया लग रहे हो, महत्वपूर्ण लग रहे हो, तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दो, शेयर जरूर कर दो, और जो लोग पहली बार हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि जब भी हम लोग लाइव आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कहां पर, तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में सबसे पहले 1959 में क्या किया गया है, पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है। तो जितने लोग ऑप्शन बी आंसर करोगे बिल्कुल आप लोग करेक्ट हो जाओगे। ऑप्शन बी राजस्थान और आंध्र प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कीमत सिद्धांत के साथ निम्न में से कौन सा सिद्धांत जुड़ा हुआ है, बताइएगा। तो इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, कीमत सिद्धांत के साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा सिद्धांत जुड़ा हुआ है, व्यष्टि अर्थव्यवस्था का, विकसित अर्थव्यवस्था का, सार्वजनिक अर्थव्यवस्था का, या फिर समष्टि अर्थव्यवस्था का। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यष्टि अर्थव्यवस्था का हो जाएगा। देखो इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, नहीं तो ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, और यहाँ पर ठीक है इस तरीके से चीजों को समझाया नहीं जा सकता। तो फिलहाल अभी यहाँ पर बस इतना समझ लो कि जो ये कीमत सिद्धांत है ये कौन से सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, तो व्यष्टि अर्थव्यवस्था के सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 16वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, पैमाने की अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। तो पैमाने की अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, उत्पादन की इकाई लागत में कमी, वितरण की लागत में कमी, उत्पादन की कुल लागत में कमी, या फिर वितरण की कुल लागत में कमी। करेक्ट आंसर क्या होगा, मैं बता देता हूं आप लोगों को, ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्पादन की इकाई लागत में कमी जो है ये पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं से तात्पर्य है। ऑप्शन यहां पर ए बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, 17वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मत देने की आयु 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कौन सा संशोधन है जिसके द्वारा वोटिंग जो एज है उसको 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। 59वां संविधान संशोधन, 60वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, या फिर 62वां संविधान संशोधन। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 61वां संविधान संशोधन किस वर्ष में हुआ है, तो 1989 में हुआ है, और इसके द्वारा क्या किया गया, वोटिंग जो एज है वो आपकी 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करना, 18वें प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है, आपातकालीन प्रावधानों को भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है। तो बताइएगा, जो इमरजेंसी जो कंडीशंस हैं, जो आपातकालीन जो आपके प्रावधान हैं, तो उनको किस देश से लिया गया है, तो जर्मनी, जापान, सोवियत संघ, या फिर अमेरिका। देखो आपातकालीन जो प्रावधान है, ठीक है, तो उनका उल्लेख कहां पर किया गया है, तो उनका उल्लेख किया गया है भाग 18 में। ठीक है, क्या किया गया है, तो भाग 18 में आपात उपबंधों का प्रावधान किया गया है, और इन्हें जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 19वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, उगते हुए सूरज का देश किसे कहते हैं। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है भाई, बताइएगा उगते हुए सूर्य का देश किसको कहेंगे, म्यांमार को, जापान को, भारत को, या फिर नॉर्वे को। क्या करेक्ट आंसर होगा, तो देखो म्यांमार की अगर हम लोग बात करते हैं तो म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जापान यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। जापान सबसे पूर्व में है, और सबसे पूर्व में होने के कारण जो सूर्य देव हैं इनका प्रकाश सबसे पहले जापान के पास पहुंचता है, और इसीलिए सबसे पहले सूर्य का जो उदय होता है वो कहां पर होता है, जापान में होता है। सबसे पहले सुबह जो होती है वो कहां पर होती है, जापान में होती है, इसीलिए जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, तो 5 अक्टूबर, 5 दिसंबर, 5 अगस्त, या फिर 5 सितंबर। देखो 5 सितंबर को तो क्या करते हैं, 5 सितंबर को तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो 5 सितंबर को तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं।
ठीक है, क्यों भैया 5 सितंबर को? क्योंकि यहाँ पर 5 सितंबर को राधा कृष्णन जी का जन्म दिवस है, जो कि भारत के कौन है? भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे राधा कृष्णन। ठीक है, तो इनका जन्म दिवस 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है विश्व शिक्षक दिवस। करेक्ट आंसर होगा आपका 5 अक्टूबर को। और क्या करते हैं? तो ध्यान रखना 5 अक्टूबर को बिल्कुल बहुत अच्छे, हाँ बिल्कुल, डॉल्फिन दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस भी मनाते हैं। तो डॉल्फिन दिवस, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे शिक्षक दिवस, दोनों 5 अक्टूबर को मनाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई है? कौन से सिख गुरु हैं जिनके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई? सबसे पहला प्रश्न तो ये बन जाता है कि जो खालसा पंथ है, अगर इसकी स्थापना की गई है तो कब की गई है? तो आंसर होगा आपका 1699 में। ठीक है, कब की गई है? तो 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की गई है। किसके द्वारा की गई है? तो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की गई है। गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं ये सिखों के कौन से? तो 10वें और क्या हो जाएंगे? 10वें और अंतिम गुरु हैं, और इनके द्वारा 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की गई है। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? बताइएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना आपसे पूछा जा रहा है, बताना है आपको किस नदी पर है। तो देखो, महानदी की अगर हम लोग बात करें तो महानदी पर तो हीराकुंड है। ठीक है, कौन सी है? तो हीराकुंड परियोजना जो है ये तो महानदी पर है। अगर हम लोग बात करेंगे कृष्णा नदी पर, तो देखो यहाँ पर तो नागार्जुन सागर है। ठीक है, कौन सी है? तो नागार्जुन सागर है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे और कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पर अलमाटी भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कौन सी? तो अलमाटी भी आपको देखने को मिलेगी, नागार्जुन सागर देखने को मिलेगी। अगर हम लोग ताप्ती नदी की बात करेंगे तो ताप्ती नदी पर आपको उकाई देखने को मिलेगी, और कौन सी? और काकड़ा पाड़ देखने को मिलेगी। ठीक है, कौन सी? उकाई और काकड़ा पाड़ परियोजना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सतलज नदी हो जाएगा। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना है। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हैं? ठीक है, अगर जैनवाद की बात करें, जैन परंपरा की बात करें, तो जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं? 24, 25, 20 या फिर 22? देखो, जैन धर्म में अगर हम लोग पहले तीर्थंकर की बात करेंगे तो पहले वाले जो हैं वो तो हैं ऋषभ देव है। ठीक है, कौन है? तो ऋषभ देव है। अगर हम लोग 23वें की बात करेंगे तो 23वें कौन है? तो वो है पार्श्वनाथ है। ठीक है, कौन है? पार्श्वनाथ है। और 24वें की अगर हम लोग बात करेंगे तो 24वें जो है वो है महावीर स्वामी है। ठीक है, ध्यान रखना। तो जैन धर्म में अगर हम लोग बात करेंगे तो कुल कितने तीर्थंकर हैं? तो कुल तीर्थंकरों की संख्या 24 है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चूना पत्थर जो है ये परिष्कृतिकरण के बाद किसमें बदल जाता है? चूना पत्थर बताना है आपको। चूना पत्थर परिष्कृतिकरण के बाद किसमें बदल जाएगा? मार्बल में, ग्रेनाइट में, स्लेट में या फिर क्वार्टजाइट में? चूना पत्थर जो है ये किसमें बदल जाता है परिष्कृतिकरण के बाद? ऑप्शन क्या होगा 24वें प्रश्न का? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मार्बल में। ठीक है, किसमें? तो चूना पत्थर जो है ये परिष्कृतिकरण के बाद मार्बल में बदल जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 25वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। भारत का जो राष्ट्रपति है ये राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति की बात करेंगे, राज्यसभा का प्रावधान कहां पर किया गया है? तो राज्यसभा का प्रावधान अनुच्छेद 80 में किया गया है। और ये क्या है? तो ये संसद का द्वितीय सदन होता है। संसद का क्या होता है? उच्च सदन होता है। संसद का क्या होता है? सदन होता है। संसद का द्वितीय सदन, उच्च सदन, स्थायी सदन जो है ये राज्यसभा होता है। और राज्यसभा में अगर हम लोग बात करेंगे कितने सदस्य, तो राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन यहाँ पर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगले प्रश्न का सभी लोग आंसर करना। भारत के किस राज्य में पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? प्रश्न बताइएगा। कुछ हम लोग करंट अफेयर के प्रश्न भी कर लेते हैं, देखते हैं कितना आप लोग करंट अफेयर में तैयार हो। बताना भाई। पहले प्रश्न का देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हो। भारत के किस राज्य में पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब या फिर तमिलनाडु? क्या करेक्ट आंसर होगा? पहले प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, तमिलनाडु। पहले प्रश्न का जितने लोग ऑप्शन डी के आंसर कर रहे हो बिल्कुल एकदम धुआंधार करेक्ट हो, एकदम सही हो, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, तमिलनाडु। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कहां पर भारत उत्सव का आयोजन किया जाएगा? भारत की अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत ने भी क्या किया, अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो बताइएगा, तो जो भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत उत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? लंदन में, जाकार्ता में, रोम में या फिर दुबई में? दूसरे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। सभी लोग आंसर करो भाई, क्या करेक्ट आंसर होगा? दूसरे प्रश्न का ऑप्शन डी होगा, दुबई में। ठीक है, कहां पर? तो दुबई में भारत उत्सव का आयोजन किया गया है। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। पारसी नववर्ष किस तिथि को मनाया गया है? ठीक है, तो पारसी नववर्ष की बात करेंगे तो किस तिथि को मनाया गया है? 16 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त या फिर 15 अगस्त? पारसी नववर्ष बताइएगा किस तिथि को मनाया गया है। तीसरे प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? फटाफट आंसर करते चलो भाई, ऐसे प्रश्नों के लिए आपको बहुत अधिक समय लेने की आवश्यकता नहीं है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 16 अगस्त को। ठीक है, कब? तो पारसी नववर्ष जो है ये 16 अगस्त को मनाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2023 पर कितने वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एकदम रट डालो, छाप डालो, एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिलने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2023 पर कितने वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी गई है? 75, 76, 81 या फिर 94? क्या करेक्ट आंसर होगा? चौथे प्रश्न की बात करेंगे, जल्दी से आंसर करो भाई। ऑप्शन बी हो जाएगा, तो 76 पुरस्कार। ठीक है, कितने? तो 76 पुरस्कारों की मंजूरी दी गई है। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, पांचवें प्रश्न का। G20 फिल्मोत्सव का आयोजन अभी हाल ही में कहां किया जा रहा है? तो G20 फिल्मोत्सव की बात करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपको पता है कि हम लोग अपने सेशन में क्या करते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ही बात करते हैं, जो कि निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। कम में ही आप एकदम सॉलिड पढ़ लो, एकदम आपकी सॉलिड वाली तैयारी हो जाए, इसलिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं। तो कम से कम सेशन को एक बार सभी लोग लाइक कर दो, सेशन को शेयर जरूर कर दो भाई, जितने लोगों ने अभी तक बचा करके रखा है। ठीक है, अभी तक अपने लाइक को बचा करके रखा है, उनको जरूर सारे लोग क्या कर दो, लाइक जरूर कर दो। तो G20 फिल्मोत्सव का आयोजन जो है ये कहां पर है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। प्रधानमंत्री द्वारा जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ा करके कितना कर दी गई है? बताइएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है तो ये क्या किए हैं, तो ये जन औषधि केंद्रों की संख्या अभी पहले कितनी थी? 10,000 थी, अभी इन्होंने 10,000 से बढ़ा दिया है। बताओ कितना कर दिया है? 15,000, 25,000, 30,000, 12,500? क्या करेक्ट आंसर होगा? छठवें प्रश्न का आंसर करना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जन औषधि केंद्रों की संख्या जो है 10,000 से बढ़ा करके 25,000 कर दी गई है। ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन के आखिरी प्रश्न की बात करते हैं। आखिरी प्रश्न बताइएगा, युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? सातवें प्रश्न का सभी लोग आंसर कर दो भाई, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? वाराणसी में किया गया, उज्जैन में किया गया, नासिक में किया गया या फिर गांधीनगर में किया गया है? तो क्या हो जाएगा, जल्दी से सारे लोग बताइएगा। सातवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। युवा 20 शिखर सम्मेलन आयोजन जो है किया गया है वाराणसी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सांसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। और एक बार फिर से वही निवेदन करूंगा जो हर बार आप लोगों से करता हूं, कि जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। और
जो लोग पहली बार हो चैनल पर, वो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करे। तो अभी के लिए बस इतना ही करते हैं दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी तरीके के महत्वपूर्ण सेशन के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि।